हेलो फ्रेंड्स, न्यूज 24 पर मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर धीरज कौल को। सीधे यूएस से जुड़े हैं मेरे साथ। थैंक्स फॉर टेकिंग आउट टाइम। Thank you, Manavji, for doing such a great job in medical journalism, I would say now. नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, आज डॉक्टर कौल को मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है, बहुत सीरियस वार्निंग उन्होंने दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अब जैसे जैसे ये अनलॉक हो रहा है हमारा देश, ऐसा लगता है कि अब तीसरी लहर आने वाली है। थर्ड वेव वो कह रहे हैं 1.5 से 2 महीने में हिंदुस्तान में आने वाली। अब अगर एम्स, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसके सबसे बड़े डॉक्टर यानी कि डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया अगर खुद ये मानते हैं कि थर्ड वेव आने वाली है, इसका मतलब हमें चिंतित होना चाहिए, हमें वरीड होना चाहिए। और वो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो ये कह रहे हैं जैसे ही अनलॉक हुआ, जगह जगह मैं देख रहा हूं कि भीड़ लगनी शुरू हो गई है। डॉक्टर कौल, आप मानते हैं कि इंडिया में थर्ड वेव आने वाली है? नमस्कार मानक जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न आपने रेज किया है और डॉक्टर गुलेरिया इज अ वेरी स्मार्ट फिजिशियन। मैं उनके साथ पिछले साल कई बार शोज पे आया हूँ। आई टोटली एग्री विद हिम। इस बारे में हमने पिछले भी आई थिंक मार्च अप्रैल में भी बात की थी जब वी वर रेजिंग द वार्निंग्स। और ये थर्ड वेव तो इनएविटेबल है, ये आएगी। द ओनली क्वेश्चन इज कितना एम्पलीट्यूड से आएगी, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। अगर आप 1918 का पेंडेमिक देखिए, जिसके अंदर इंडिया के अंदर तकरीबन 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी, 10% ऑफ पॉपुलेशन। आप कौन सा डाटा फॉलो करते हैं? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो सोल्जर्स आ रहे थे, उसकी जो पहली वेव थी, अगर आप उसे हम 100% ले, दूसरी वेव 500% थी, और जो तीसरी वेव थी वो 250% थी, और उसके बाद चौथी, पांचवी, छठी छोटी छोटी ब्लेब्स के जैसे आई। लेकिन उस टाइम वैक्सीनेशन नहीं था। ऑल दो पब्लिक ने बहुत सीरियसली सोशल डिस्टेंसिंग की थी, मतलब एज इन there was some crimes also, people were burnt of certain races, it was extreme। पर वो रुकी, और उसके बाद 1950s तक वो वायरस देखा गया। और अब जिस वेव की हम बात कर रहे हैं, थर्ड वेव की, देखिए ये वायरस के अंदर 2 इश्यूज हैं। अगर हम इस वायरस को नेचुरली अकरिंग माने, एज इन ये बैट से प्लैंग्लोइंग के अंदर आया, बैट मार्केट से, अगर हम चाइनीज थ्योरी को माने, जो अब वो खुद भी उस पर क्वेश्चन वहां के साइंटिस्ट उठा रहे हैं, और प्लैंग्लोइंग से वो इंसान के अंदर आया, जिसको जंपिंग ऑफ स्पीशीज बोलते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएटरी होस्ट चाहिए होता है। अगर आप सार्स की कहानी देखिए, मर्स की कहानी देखिए, विद इन 4 पहले के अंदर 4 महीने, दूसरे के अंदर 9 महीने के अंदर हमें इंटरमीडिएटरी सोर्स मिल चुका था। इसके दौरान अभी तक हमें नहीं मिला, 15 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अगर ये नेचुरली अकरिंग है, आई रिपीट माई सेल्फ, तो भी थर्ड वेव आएगी, और उसका एम्पलीट्यूड मेरे अकॉर्डिंगली सेकंड वेव के एम्पलीट्यूड से कम होना चाहिए, फॉर श्योर। क्योंकि उसके पीछे साइंस है, वो मैं अभी बताता हूं। लेकिन अगर जो दूसरा हाइपोथेसिस चल रहा है, जिसके पीछे काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस अब निकल के आ रहे हैं, अगर ये मैन ऑल्टर्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस है, देन ऑल बेट्स आर ऑफ। मतलब अगर ये बायो वेपन है? देखिए, आपका बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है। अगर हर कंट्री अपने लैब के अंदर वायरसेस को स्टडी करती है, जो वायरस ऑफ कंसर्न हो, जिसके अंदर एबिलिटी हो, आज से नहीं, अभी नहीं, मे बी 10, 15, 20, 50 साल बाद ह्यूमन स्पीशी में आने की, हर कंट्री स्पेक्ट करती है, और उस पर कुछ बजट एलोकेशन होता है। अगर 10 वायरसेस हैं, अपनी हैसियत के अकॉर्डिंगली वो 2 सबसे इंपॉर्टेंट पिक करेंगे। अमेरिका भी करता है, चाइना भी करता है। अमेरिका ने फंड किया था, वहां पे एक बैट वुमेन है, डॉक्टर ली, उस पर हम बाद में आराम से बात कर सकते हैं। उन्होंने इसको स्टडी किया, वो एक काम ही यही करती थी, बैट वायरसेस के ऊपर स्टडीज। और गेन ऑफ फंक्शन थ्योरी एक और थ्योरी है, जो मैं बाद में समझा सकता हूँ। उसको यूज करते हुए वो इस चीज को, जो प्रक्रिया 100 साल में होनी चाहिए, उसको महीनों में करने की कोशिश कर रही थी, नेचर को एक्सेलरेट करने की। तो अगर ऐसा हुआ है, तो उसके अंदर जीन एडिटिंग करनी पड़ती है, और उसकी भी एक टेक्निक है कि आप एक स्पेसिफिक रूट से अगर घुमाएंगे तो आप ट्रेस भी नहीं कर पाएंगे। एक सेकंड डॉक्टर हाँ, कौल, मैं वहां पे नहीं जा रहा, हाँ लेकिन एक बात बताना क्योंकि चाहता हूँ। हम लोग क्योंकि भटक जाएंगे, मैं वापस उसी पे आ रहा हाँ, हूं। इस पर हम फिर कभी डिटेल में चर्चा करेंगे एग्जैक्टली कि लेकिन ये एक बायो एक वेपन एक है। 10 सेकंड्स का एक पॉइंट रेस करता हूँ, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे। अगर तो ये उस थ्योरी के थ्रू गया है, तब हमारी कैलकुलेशंस रॉन्ग हो सकती हैं। थर्ड वेव सेकंड वेव से भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि वायरस अपने आप को इतनी तेजी से चेंज कर रहा है, विच इज नॉट नेचुरल। जिस स्पीड से वायरस चेंज हो रहा है, दैट इज नॉट एक्सप्लेन्ड येट। देर इज वेरी जेन्युइन डाउट कि क्या ये वायरस बहुत स्मार्ट है, क्या हमने इसके अंदर वो स्मार्टनेस के जीन्स एडिट करके मॉडिफाई किए हैं, जिससे ये और तेजी से अपने आप को लर्न करके मॉडिफाई करता है, इंस्टेड ऑफ 10 years 10 weeks 10 months। क्या है ये है, दैट्स द कंसर्न। तो इसीलिए थर्ड वेव की एम्पलीट्यूड
अगर हम एज्यूम करें ये नेचुरल है तो सेकंड वेव से कम होना चाहिए। अगर हम एज्यूम, अगर इफ वी आर नॉट श्योर देन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अभी हम पकड़ लेते हैं थ्योरी को कि ये नेचुरल है, अगर जो कि चाइना भी प्रपोज कर रहा है। अच्छा ठीक है, नेचुरल पे दो चलते चीजें हैं। कही अभी तक। आपने कहा कि अगर ये नेचुरल वायरस है तो थर्ड वेव आनी ही है, पर वो सेकंड वेव से कमजोर होगी। बिल्कुल। और अगर आपने कहा ये मैन मेड है, अगर चाइना के किसी लैब में बनाया गया है, मैन ऑल्टर्ड, अगर मैन ऑल्टर्ड है तो थर्ड वेव आनी है, लेकिन वो सेकंड वेव से भी बड़ी हो सकती है। ओके, हो सकती है, पॉसिबिलिटी। ओके, अभी हम फर्स्ट थ्योरी पकड़ के चलते हैं कि ये नेचुरल है। ठीक है, अगर ये नेचुरल है डॉक्टर कॉल, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अब बहुत सारे लोगों को हिंदुस्तान में कोविड हो चुका है। बहुत सारे, जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो तो बहुत कम है, हमारे 2.25-3 करोड़ के आसपास है, ऐसे बताते हैं। That's right. हाँ, तो जो अनअकाउंटेड हैं, जिनकी गिनती नहीं हुई, वो बहुत सारे हैं। 10 गुना, उससे 15 गुना, 20 गुना भी हो सकते हैं। प्लस हमारे 25 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन हो चुके हैं। तो कुछ लोग, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अब हो सकता है कि तीसरी वेव ना आए, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी में हम पहुंच गए हैं। आप सहमत नहीं है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। उसकी दो वजहें हैं। पहली बात, इंडिया की आबादी अगर आप उठा लीजिए तो 140 करोड़ के करीब आती है। अभी तक इंडिया के ऑफिशियल नंबर्स अगर आप उठाइए तो एज ऑफ टुडे 2 करोड़ 94 लाख लोगों को कोविड हुआ है। अगर हम इस नंबर्स को 5 टाइम्स to 10 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करें तो 29 करोड़ लोग, 29 करोड़ लोग, जो कि भारत की आबादी का तकरीबन समझ लीजिए 25% के करीब होगा, 25%। अब आ जाइए दूसरी चीज पे, वैक्सीनेशन। अगर आप 2 डोजेज आपको लग चुकी हैं, आप फुली इम्यूनाइज्ड हैं, उसके 2 हफ्ते के बाद, और आप अच्छी वैक्सीन से इम्यूनाइज्ड हैं जिसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है, तो 3.7% आबादी फुली वैक्सीनेटेड है। 25 प्लस 3.7, 29% पीपल विच हैव प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड। अगर मैं आपको डाटा दूं, अगर आप और थोड़ा लिबरल होना चाहते हैं और ये देखते हैं कि बिल्कुल उसके वो भी आप कर सकते हैं कि जिन लोगों को 1 डोज लगी है, भारत में वो लोग तकरीबन 16.2% है। अगर आप वो नंबर भी उठा लीजिए तो 30 प्लस 16, 36 some percent, you still have around 60% of the country non-vaccinated. 30 प्लस 16 is 46, 46 ले लीजिए। तो क्योंकि इस नंबर्स को डाइसेक्ट करना पड़ेगा, ये लेमैन की तरह से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कितने को एक लगी है, कितने को 2, तो जिनको 2 लगी है, अगर मैं एज्यूम करूं कि वैक्सीन उन्हें फुली प्रोटेक्ट करती है, जो 95% एफिकेसी की हम बात करते हैं, जो अब वुहान वायरस से, जो नया वायरस इंडिया में डेल्टा कापा जितने भी आ रहे हैं, उसके अंदर एफिकेसी कम है, 70% देखी जा रही है, 80% देखी जा रही है। तो वो भी हमें एक फैक्टर डेल्टा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 100 लोगों को वैक्सीन लगी है तो 70 लोग अगर आईसीयू और डेथ से बच रहे हैं, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। लेकिन क्या वो इन्फेक्शियस हो रहे हैं, दूसरे को इन्फेक्शन दे रहे हैं? एज ऑफ टुडे अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, 60% आबादी अभी भी दूसरे को इन्फेक्शन दे सकती है। यू कैन स्टिल गेट माइल्ड सिम्टम और एसिम्टोमेटिक कैरियर स्टेट इवन आफ्टर गेटिंग वैक्सीन एज अ फाइजर, जैसे मेरे साथ हुआ। अच्छा, ओके, क्या इसकी कोई स्टडी है डॉक्टर कॉल के आप वैक्सीनेट होने के बाद भी एब्सोल्युटली कोविड हो सकता है और आप बिल्कुल हो सकता है? देखिए, कोविड होने का मतलब है आपकी बॉडी में वो घुसा, वो रेप्लिकेट हुआ, वो मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद आपकी एंटीबॉडीज ने उसको अटैक करके सप्रेस कर दिया। तभी हम वैक्सीनेट करते हैं, ताकि आप नेचुरल इम्यूनिटी की बजाय एंटीबॉडीज, क्योंकि नेचुरल इम्यूनिटी में तकरीबन आप समझिए 15 से 20% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही हेवायर हो जाते हैं। उनका इम्यून सिस्टम इतना अटैक करता है कि वो खुद अपनी बॉडी को डैमेज करते हैं, हॉस्पिटल पहुंचते हैं, आईसीयू पहुंचते हैं, इम्यून डैमेज से होता है और कॉम्प्लिकेशन होती है। उसको बचाने के लिए वैक्सीन। लेकिन वैक्सीन अगर आपको लगी है कि आप फिर भी इंफेक्शन गेन कर सकते हैं, एब्सोल्युटली। तकरीबन 40 से 55% लोग ऐसे हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सी वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, जो वैक्सीनेशन होने के बाद भी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होते हैं। मैटर ऑफ फैक्ट, कोई भी ऐसी स्टडी नहीं दिखाई अभी तक जो दिखाती हो 100% आप प्रोटेक्टेड है, इवन 70% प्रोटेक्टेड हो अगर आप, तो इसका मतलब है आप वैक्सीनेटेड है, आप इंफेक्शन लेके दूसरे को दे सकते हैं एज ऑफ टुडे। ओके। इसी तरह जिनको कोविड हो चुका है, क्या वो भी डॉक्टर कॉल इन्फेक्शियस हो सकते हैं अगर उनको कोविड दोबारा होता है तो, चाहे ये बहुत ज्यादा सीरियस ना हो? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। 2020 का जो वुहान हम देख रहे थे, मार्च से अक्टूबर तक काफी स्टडीज आई थी जिन्होंने दिखाया था कि अगर आप एक बार वैक्सीनेटेड है, क्योंकि हम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स उस टाइम स्टडी नहीं कर रहे थे, 6 महीने से 9 महीने तक आपके अंदर काफी अच्छे एंटीबॉडी के टाइटर्स होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करता है। और मानक जी, उसके बाद यहाँ पर भी
पूरे वर्ल्ड के अंदर हमने बहुत केस, एक नहीं सैकड़ों, बहुत नंबर केसेस देखे हैं जिनको दोबारा कोविड हुआ है सेकंड टाइम फ्रॉम 2020 और 21। लेकिन थैंक गॉड उनकी सीवियरिटी एज कंपेयर टू समबडी हु डिड नॉट हैव कोविड लास्ट ईयर, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। क्या अगर आपको 2020 में कोविड हुआ था, 21 में कोविड दोबारा होता है, क्या आप हॉस्पिटल नहीं गए, आपकी मोर्टेलिटी नहीं हुई? ये एक स्टेटमेंट गलत है। ऐसे भी लोग हैं जिनकी हुई है, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है। तो जो हम पहले से ध्यान में रखते हुए बोल रहे थे कि नेचुरल इम्यूनिटी आपको 12 महीने तक प्रोटेक्शन देगी, वो 9 महीने से 12 महीने या 6 महीने से 9 महीने का जो डाटा है वो दोनों तरफ से है। मतलब 9 months यू कैन एज्यूम यू आर प्रोटेक्टेड। लेकिन फिर भी अगर आप इन्फेक्टेड हैं, इसीलिए WHO और सारी ऑर्गेनाइजेशंस बोल रही हैं प्लीज 1-2 हफ्ते के बाद वैक्सीनेशन करवाइए जब आपके सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको ज्यादा प्रोटेक्शन देती है एज कंपेयर टू नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी का मैं दोबारा इस टॉपिक पे नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि वो जैसे आप बता रहे थे, जो लैब ऑल्टर्ड वायरस होता है उसके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज पहले फॉर्म हुई है वो इतना चेंज होता है कि वो यूजलेस हो जाती है और तेजी से। जिस प्रक्रिया में 50 साल लगने हैं वो 2 साल में हो जाएगा। तो दैट्स अनदर फैक्ट टू कीप इन द बैक ऑफ द माइंड। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हम जिन लोगों को कोविड हो चुका है उनको छोड़ दें, जो करीब पूरी आबादी का 25% के आसपास होता है, रफ आइडिया, which is not a good way to actually analyze because कईयों को लास्ट ईयर हुआ है, कईयों को लास्ट ईयर हुआ है। हाँ, पर अब क्या करें, अब डेटा है नहीं, तो चलिए इसी पे चलते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं चलिए 25-30% लोगों को कोविड हो चुका है तो उनको इम्यूनिटी मिल गई, मान लिया। उसके अलावा आप कहते हैं कि करीब 15% के आसपास, 15 से भारत के अंदर आसपास हम उन लोगों को मान लेते हैं, हाँ, जिनको आइदर 1 डोज लगाया वैक्सीन का या 2 डोजेस लगे, चलिए हम उनको भी प्रोटेक्टेड मान लेते हैं। ठीक है, तब भी आप कह रहे हैं कि करीब 50% के आसपास, 55% के आसपास आबादी ऐसी है जिसको अभी कोविड नहीं हुआ है। हाँ, और वो अभी भी वल्नरेबल है, अगर थर्ड वेव आएगी तो वो सब उन्हीं को टारगेट करेगी। और ये इसमें 3 assumptions हैं। पहली बात, जो हम 2.9 करोड़ बात कर रहे हैं उसको 10 गुना मल्टीप्लाई किया गया उस डाटा को, अगर हम वो एज्यूम करें तब ये नंबर्स पे हम बात कर रहे हैं। सेकंड, कि जो वैक्सीन हम दे रहे हैं वो 95% एफिकेसी है, जो कि नहीं है। थर्ड, जिस आदमी को पहली बारी कोविड हुआ है उसे दोबारा नहीं होगा। ये 3 assumptions करेंगे तब ये डाटा वैलिड होता है, और इसमें भी बहुत लूपहोल्स हैं। तो यू आर बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बेसिकली ये एक विशियस साइकिल हो गया डॉक्टर कॉल। एब्सोल्युटली, विशियस साइकिल ऐसे हो गया कि जो अनलॉक किया जा रहा है इंडिया में वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो स्टार्ट करनी है। एब्सोल्युटली, सबका बहुत प्रेशर था, स्पेशली जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या जो गरीब तबका है, जिनको रोज कमाना है, रोज खाना है, फिर देश की इकोनॉमी भी है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट भी जुड़ा है और हजार चीजें हैं। तो अब धीरे धीरे करके सारी स्टेट गवर्नमेंट सब अनलॉक कर रही हैं, क्योंकि अब उन्हें लगा कि अब बहुत कम केसेस आ रहे हैं, सेकेंड वेव लगभग जा चुकी है, ऐसा लगता है एकदम ग्राफ और नीचे जा रहा है, और नॉर्थ इंडिया से तो लगभग जा चुका है। अब अनलॉक कर रहे हैं क्योंकि जिंदगी दोबारा शुरू करनी है, लेकिन अभी भी 50% आबादी ऐसी है जिसको कोविड हुआ नहीं। इसका मतलब जिसको नहीं हुआ है उनको थर्ड वेव में हो सकता है, और उन्हीं से थर्ड वेव बनेगी, हम मोटा मोटा ये मान के चलें। देखिए, वायरस तो बॉडीज ढूंढेगा, वायरस बॉडीज ढूंढेगा, वायरस उन बॉडीज में भी घुसेगा जिनके अंदर एंटीबॉडीज है, वहां से निकल जाएगा, और उनमें घुसेगा जो मास्क नहीं पहन रहे, जो सबसे सस्ती चीज है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, उनमें घुसेगा। लेकिन डिजीज किसके अंदर करेगा? वो उनके अंदर जो वैक्सीनेटेड नहीं है, या जो पहले जिनको कोरोना नहीं हुआ, या फिर जिनको एक ऐसा स्ट्रेन हुआ जो इस नए स्ट्रेन से बिल्कुल डिफरेंट है। माइंड इट, जो करंट स्ट्रेन इंडिया के अंदर डेल्टा, जिसको हम B1617.2 बोलते हैं, अब यूएन ने कंट्रीज के नाम हटा दिए हैं, तो उस स्ट्रेन का जो इम्यूनिटी है वर्सेस जो स्ट्रेन ओरिजिनल वुहान वायरस की इम्यूनिटी है, अगर आप लैब के अंदर स्टडी देखिए, जो डाटा इनिशियल प्रिलिमिनरी डाटा आता है, वेरी डिफरेंट। अमेरिका के अंदर आप जान के हैरान होंगे, 10% ऑफ द न्यू केसेस आर द डेल्टा वेरिएंट B1617.2। न्यू केसेस 10% आर डेल्टा, 0 था आज से 3 महीने पहले। तो हमारे लिए, पूरे विश्व के लिए एक चैलेंज है, और सबको इसमें साथ ही मिलकर काम करना है। नोबडी इज सेफ टिल एवरीबॉडी इज सेफ, दैट इज द रियल स्लोगन। हाँ, तो इसका मतलब जो यूके में थर्ड वेव की आहट सुनाई दे रही है, वहां भी रोज अब 10-12 हजार केस हो गए, जबकि वहां की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी है। एब्सोल्युटली। तो इसी तरह की थर्ड वेव का आप जिक्र कर रहे हैं, और इंडिया में भी ऐसे ही हो सकता है। यूके की अगर आप देखिए तो यूके ने तो बहुत तेजी से 63.6% लोगों को एक डोज और 46.3% लोगों को फुली वैक्सीनेटेड कर दिया है। इजराइल की स्पीड के करीब वो मैच कर रहा है, स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन डेली जो पहले किया था।
तो जो आहटें अब दिख रही हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको, सबसे ज्यादा वनरेबल इस टाइम कौन लोग हैं? सबसे ज्यादा वनरेबल इस टाइम वो लोग हैं जो 18 से कम भारत के अंदर हैं, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जैसे अस्थमा है, डायबिटिक बच्चे होते हैं, किसी को हार्ट फेलियर है, किसी को किडनी फेलियर है, किसी को सिरोसिस है, इम्यून डिजीजेस है, या कोई लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी पे है, कैंसर है, कीमो है, वो तो बहुत ही ज्यादा वनरेबल है। दूसरी बात, इन बॉडीज के पास अभी तक कोरोना पहुंचा नहीं है, तो जो नया स्ट्रेन आएगा, और अब जो स्ट्रेन आएगा वो मॉडिफाइड होगा, आप देखेंगे, आपके सामने दिखेगा, और भी स्ट्रेन ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं। देर आर ऑफ शूट्स ऑफ B1617.2, 10 ऑफ शूट्स हैं जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो एक वायरस को और तेजी से संक्रमित करने की एबिलिटी प्रदान करती है, और तेजी से डेथ एंड मोर्टेलिटी करने की प्रदान करती है। अगर आप पहली वेव देखिए तो 65+ के करीब लोग ज्यादा बीमार हुए, सेकेंड वेव देखिए तो 35 से 45, 50 के करीब। अब जो थर्ड वेव आएगी मोस्ट लाइकली, और बहुत साइंटिस्ट इस पे एग्री और डिसएग्री बोथ ओपिनियंस रखते हैं, कि वो ऐसे लोगों को टारगेट करेगी जो वनरेबल पॉपुलेशन है, जो बच्चे हैं, और बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू एडल्ट। सो दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, एंड आई वांट टू बी रॉन्ग दिस टाइम, क्योंकि जब एक कंट्री की यूथ जनरेशन, यंग जनरेशन, किड्स इफेक्टेड होते हैं, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल, साइकोसोशल distress in the entire country. So we want to be wrong this time, but we have to be prepared. Pediatric population is a real ball game. और हमें इसके लिए बहुत सतर्क और तैयार अभी से होना चाहिए। जैसे पीडियाट्रिक आईसीयू, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल, कितने पीडियाट्रिक आईसीयू मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स हैं जिन्होंने एमडी पीडियाट्रिक्स किया है और आईसीयू ट्रेंड है। आप हैरान हो जाएंगे भारत में उनका नंबर देखेंगे तो। ओके, तो डॉक्टर गुलेरिया की जहां तक बात है, उन्होंने जब ये वार्निंग दी कि ये वेव आने वाली है, थर्ड वेव, और उन्होंने उसका रीजन भी बताया, तो वो ये कहते हैं कि अब कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब वो स्टेप्स तो हम पता नहीं कितने टाइम से ले रहे हैं, लेकिन सेकंड वेव के बाद हमें एहसास हुआ कि जो स्टेप्स लिए गए थे वो कम थे। थर्ड वेव के लिए क्या इंडिया आपको तैयार दिखता है डॉक्टर कॉल? अगर थर्ड वेव आती है, वो कह रहे हैं, डॉक्टर गुलेरिया कह रहे हैं कि हो सकता है 1.5 से 2 महीने में आ जाए ये थर्ड वेव। हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अगस्त, आई वुड से अर्ली सितंबर, मे बी 2-3 हफ्ते पहले आने का भी चांस है, लेकिन सितंबर के करीब इज अ रियल बॉल गेम। और आपकी बात बिल्कुल, आपका कंसर्न जेन्युइन है। आई डोंट सी वी आर फुली प्रिपेयर्ड। कुछ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं जो मैं पिछले साल से बोल रहा था, जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर डॉक्टर्स, क्योंकि देखिए मैन पावर को सडनली आप रेज नहीं कर सकते, उनको कंटिन्यूअसली ट्रेन करना है, क्योंकि डॉक्टर्स वर ओवरवेल्ड, उनके पास टाइम नहीं था पढ़ने के लिए, डाटा चेंज हो गया। इवरमेक्टिन पिछले साल बंद हो गई, इंडिया में दी जा रही थी। डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, जो कि बहुत अच्छी दवाइयां हैं, उनके अंदर रेजिस्टेंस आ गया, उसकी जरूरत ही नहीं थी। रेमडेसिविर का एक बहुत छोटा सा विंडो था। अब जो आप एंटीबॉडी कॉकटेल इंडिया में हम लेकर आए हैं, उसका भी बहुत ही छोटा सा विंडो है। अगर आप उसे गलत विंडो में देंगे, काम ही नहीं करेगी। वो हो रहा है ऑलरेडी इंडिया के अंदर। तो एजुकेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कंटिन्यूअस वीकली इज अ एक्सीलेंट स्टेप विच शुड बी वेलकम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लिया है। उससे भी फायदा होगा, लेकिन आई डोंट थिंक वी आर रेडी एज ऑफ नाउ, इफ यू आस्क मी एन ऑनेस्ट ओपिनियन, टू बी रेडी टू टेक केयर ऑफ पीडियाट्रिक आईसीयू पेशेंट्स। पीडियाट्रिक पेशेंट पॉपुलेशन इज वेरी डिफरेंट। अभी थोड़ी देर पहले आप डॉक्टर कॉल कह रहे थे कि थर्ड वेव में इस पर एक्सपर्ट्स में सहमति नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है कि बच्चे टारगेट होंगे या नहीं होंगे, और मैंने भी बहुत सारे ओपिनियंस अलग अलग सुने हैं। आपको क्या लगता है, आपका असेसमेंट? मुझे लगता है ये वायरस बच्चों में इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जिस हिसाब से ये अडेप्ट कर रहा है अपने आप को, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम टिल इट विल डिकोड द वे टू इन्फेक्ट चिल्ड्रन एंड कॉज डिजीज। लेकिन मुझे ये लगता है जो वेव की एम्पलीट्यूड है वो बच्चों में कम होगी। उसके बड़े सारे रीजंस हैं। और दूसरा, क्योंकि काफी लोग इन्फेक्शन के थ्रू गुजर चुके हैं, काफी लोगों के अंदर हमने वैक्सीनेट अब कर रहे हैं, अभी भी पॉपुलेशन कम है लेकिन कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट। वो एक सेकंड फैक्टर है जिससे उसकी एम्पलीट्यूड कम होगा। तीसरा, पब्लिक को पता है हाउ डेडली डिजीज दिस इज। लेकिन जब आप ब्रेक लगाते हैं उसके 6 हफ्ते, मैंने आपके शो पे बहुत बारी बताया, 3 से 6 हफ्ते के बाद आपको नंबर्स गिरने सिग्निफिकेंटली दिखते हैं। अब देखिए हमारे इंडिया के अंदर अब नंबर्स 1 लाख से कहीं कम है, और वो अगर आप नंबर्स उठाइए 2 अप्रैल से लेके 24 मई के बीच में इंडिया के अंदर डबल से ज्यादा हो गया था, जहां पे हमारे नंबर्स जो थे 24 लाख हो गए 12 लाख से सडनली। तो किसी 5 हफ्ते के अंदर डबल हो गया। तो किसी भी कंट्री के लिए मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम है। मैंने एक छोटा था अभी रिसेंटली एक आर्टिकल सबमिट किया जिसमें मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, एक वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए, जिसके अंदर वैक्सीनेशन इज वन ऑफ द चीपेस्ट थिंग टू फॉर द हेल्थ केयर रिसोर्स एलोकेशन, फ्री मास्क, फ्री हैंड सैनिटाइजर्स, सोशल डिस्टेंसिंग की एजुकेशन,
और टेलीमेडिसिन के ट्रियाज पोर्टल जो महाराष्ट्र ने बहुत अच्छा किया था, जिसके अंदर जैसे ही आप बीमार होते हैं आप कॉल करते हैं, वो आपको ट्रियाज करते हैं, घर पे मैनेज करने की अवेलेबिलिटी है, जिसको हॉस्पिटल जाना है उसके लिए वो, जिसको होम ऑक्सीजन चाहिए उसको होम ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। और एक और चीज, रिस्ट्रिक्टिंग द कॉस्ट एंड एलोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट मेडिकेशन की, जो इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं उसकी कॉस्ट के ऊपर भी एक लगाम रखी जाए, हॉस्पिटल के बेड्स के ऊपर भी एक लगाम रखी जाए, मनमानी ना की जाए दवाइयों में, ऑक्सीजन में। उससे फियर साइकोसिस फैलता है पब्लिक में, और फियर साइकोसिस के बहुत इंप्लीकेशंस होते हैं, जैसे आपने देखा अनफॉर्चुनेट कई चीजें हुई थी। और डिमांड एंड सप्लाई के लिए एक सेंट्रलाइज कमांड चाहिए। जो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव डाटा, अगर आज आप कोविड टेस्ट कराएंगे तो आपका एक ऐप है जो सेंटर बॉडी से बात करेगा कि मानक जी को कोविड नेगेटिव है, फिर वो देखेगा मानक जी ने टेस्ट ही क्यों कराया, क्या वो एक्सपोज्ड थे टू सम अदर पर्सन, अगर थे तो आपको एनकरेज किया जाएगा कि रिपीट टेस्ट करिए आरटीपीसीआर, सो दैट बिकॉज देयर इज अ 5% फॉल्स नेगेटिव, उसको भी पिक करिए, जो अब हो रहे हैं इंप्लीकेशंस। दूसरा, अगर पॉजिटिव है तो मानक जी कहाँ है, आपके फोन से ट्रैक करके सबको मैसेज चला जाएगा, जो जो आपके साथ एक्सपोज हुए थे पिछले लास्ट 10 डेज में, उनको बोला जाएगा आप टेस्ट कराइए। अगर नहीं कराएंगे तो सेंट्रल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्हें फोन करके दोबारा रिमाइंड करेगी, यू कैन बी पेनलाइज्ड फॉर दीज थिंग्स। तो एक सोसाइटी ने ऐसा करके किया, और उसके बाद हॉस्पिटल में कितने कोविड बेड है, वो कितने फ्री है, आईसीयू में कितने बेड है, कितने कोविड एलोकेटेड है, वो कितने फ्री है। अगर उनका जो एम्प्टी बेड्स है उनका एक रेशियो नंबर होता है, अगर उससे कम हो गया इसका मतलब रेड अलर्ट, वो सडनली लॉकडाउन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। आईसीयू बेड्स इन द हॉस्पिटल, कोविड बेड्स इन द हॉस्पिटल, और कोविड की पॉजिटिविटी दर जो इंडिया में अब अच्छे से चेक की जा रही है। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जीनोमिक सीक्वेंसिंग, यहाँ पे अब 10% हो गई है, पहले 1% होती थी। पॉकेट्स के अंदर कहीं 7%, 8%, 10%, तभी हमें पता लग रहा है कि 10% नए केसेस इज द डेल्टा वेरिएंट, जो कि सिम्टम ऑफ कंसर्न है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने मास्क उतार दिए हैं, आई डोंट एग्री विद दिस, कई लोग डिसएग्री करते हैं, क्योंकि हमारे अमेरिका में भी तकरीबन 15% आबादी ऐसी है, तकरीबन 60 मिलियन लोग रिपब्लिकन स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स, जो बिलीव नहीं करते इसमें और वो वैक्सीन लगाने से रिफ्यूज कर रहे हैं। तो आई डोंट नो हु इज वैक्सीनेटेड। तो मैंने अगर मास्क नहीं लगाया और मेरे अंदर कोविड है, और अगर 10% भी चांस है मेरे से किसी और को लग जाए, आई डोंट वांट टू बेयर दैट गिल्ट। सो टिल द 70-80% पीपल आर वैक्सीनेटेड, आई वुड प्रेफर वेयरिंग मास्क। और यहाँ पे बोला गया है एयरपोर्ट, पब्लिक हॉस्पिटल्स में आप फिर भी डालिए। तो अभी भी आप अमेरिका में देखिए तो सर्टेन प्लेसेस पीपल आर वेयरिंग, सर्टेन एंड सम पीपल आर वेयरिंग, सम आर नॉट। ऐसे तो थर्ड वेव यूएस में भी आ सकती है डॉक्टर कॉल? 100% आएगी, 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 बिल्कुल आएगी। और उसका इसीलिए अमेरिका के अंदर अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखिए आज, तो वन ऑफ सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट 12 से 16 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए किया जा रहा है कि वो वैक्सीनेट करें तेजी से, क्योंकि फाइजर इज अप्रूव्ड फॉर 12 to 16। व्हाट अबाउट लेस देन 12? वी डोंट हैव एनीथिंग येट, दे आर एक्सपोज्ड। उस पे काम हो रहा है, उस पे मॉडर्ना और फाइजर की डाटा आने वाला है अगले 2 से 3 महीने में, और शायद सितंबर में। और तीसरी बात, जो रेयर वेरिएंट्स हैं उसकी जो सेकंड जनरेशन वैक्सीन है, वो भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर डिफरेंट कंपनीज की आने वाली हैं, जो बूस्टर शॉट्स होंगे, जो कि कवर करेगा रेयर वेरिएंट्स। ओके, तो डॉक्टर कॉल, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल, हमें क्या करना चाहिए फिर? क्योंकि अब जब अनलॉक करना ही है और थर्ड वेव आनी ही है, तो क्या कर सकते हैं फिर? इसी लोगों के लिए तो ठीक है, मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, जरूरत ना हो तो घर से ना निकलिए, दूर रहिए, वो सब ठीक है। बट गवर्नमेंट के लेवल पे क्या किया जा सकता है? देखिए, गवर्नमेंट के लेवल पे पहले तो सेंट्रलाइज्ड कमांड सिस्टम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी ऑफ डाटा होनी चाहिए। अगर लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है, यू शुड कम आउट ओपनली विद द डाटा, एक्सप्लेन। और आपके जो लॉकडाउन और अनलॉक के मेजर्स हैं वो टाइट्रेटेड होते हैं, कि अगर आपके पॉकेट्स के अंदर इंफेक्टिविटी रेट बढ़ रहा है, हॉस्पिटल के बेड्स भर रहे हैं, आईसीयू बेड्स भर रहे हैं, तो वो सेंट्रल कमांड सिस्टम से बात करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और मशीन लर्निंग को इंटीग्रेट करके आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। इंडिया में टेक्नोलॉजी इज लाइक बिग, सो देयर आर पीपल हु कैन हेल्प विद दैट। सेकंड थिंग, जितनी भी इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट को टैब रखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजों के बाद कोई भी जब से गए अभी तक कोई लॉ नहीं बना, कोई भी फार्मेसी पे कुछ भी खरीद सकता है, उससे एक और प्रॉब्लम होती है। और हॉस्पिटल के अंदर मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट्स को, एक लायजोन बनाएं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, जो कि ग्रीवियंसेस देखे कि कहीं पेशेंट से ज्यादा चार्ज ना हो, क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज है। देखिए, कई लोगों के घर बिक गए आईसीयू की बिल्स पे करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली 3,000 का बेड 30,000 का हो गया। टमाटर प्याज के जैसे होर्डिंग जो हमने देखी,
ये ह्यूमैनिटी के ऊपर धब्बा और हमारे मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर भी धब्बा लगता है, जबकि डॉक्टर्स इतना मेहनत कर रहे हैं। आपने वायलेंस देखा डॉक्टर्स के खिलाफ, और ये बहुत छोटी छोटे से मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। इसको बिल्कुल सेपरेट करना जरूरी है कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशन है और हॉस्पिटल की मैनेजमेंट, दीज आर टू सेपरेट बॉल गेम्स। दोनों को, डॉक्टर्स को एजुकेट करना, जिसपे सरकार बहुत अच्छे कदम उठा रही है, और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को जेन्युइन प्राइस चार्ज करना, और गवर्नमेंट को चिप करना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छा काम किया, गरीब लोगों को खाना देने के लिए, और हो सके तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल कंपनसेशन जो कर रहे हैं उसको भी। और मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ के आना चाहिए। देखिए, ये एक मैराथन है, दिस इज अ लॉन्ग वॉर, ये छोटी बैटल है ही नहीं, ये एक लॉन्ग वॉर है। अगले 1, 2, 3 साल तक मुझे लगता है बूस्टर्स लगते रहेंगे, फिर ये वायरस फेड डाउन हो जाएगा, अगर ये नेचुरली अकरिंग वायरस है तो। मैं नेचुरल अकरिंग वायरस पे रह रहा हूं, because the speed of change of virus, we have to defeat it by the speed of coming up with ingenious vaccines. और मेरा जहां तक अनुमान है, मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक हमारा बूस्टर शॉट लगना शुरू हो जाएगा हेल्थ केयर प्रोफेशनल वनरेबल लोगों में, और हर साल आप बूस्टर शॉट देंगे, और हर साल 1 डोज लगेगी, अगले 1 से 2 साल के बाद, उसके बाद ये कर्व डाउन हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है रिच कंट्रीज को, जो अब कर रहा है कोवैक्स के थ्रू, पुअर कंट्रीज की वैक्सीनेशन की हेल्प करनी चाहिए, और भारत को माइक्रो फैक्ट्रीज बनानी चाहिए जो कि ग्लोबल सप्लाई करे अपने लिए भी। सेकंड जनरेशन वैक्सीन की बात कर रहा हूं, अभी करंट वैक्सीन की बिल्कुल वो तो लेट हो गया। जो सेकंड जनरेशन वैक्सीन है उसके लिए अभी से भारत में मास प्रोडक्शन हो, उसके अंदर क्या रोड ब्लॉक्स हैं वो हटें। यूनाइटेड नेशंस को यूज करके आप अप्रूवल के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का अप्रूवल और अपनी फैसिलिटीज की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, ताकि वो कंपनी उनको देने में कोई संकोच ना करे क्वालिटी के लिए। वो 2-3 चीजें करें। और अपनी पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप अपना मास्क डालिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, किसी रैली किसी प्रोटेस्ट में जाने से पहले 10 बार सोचिए, ये वायरस आपके अंदर घुस के एक आपके लव्ड बच्चे को इन्फेक्ट कर सकता है, किसी और को इन्फेक्ट कर सकता है। और अपने आप को बचाइए, वैसे ही देश बचेगा। और मानक जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आप इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठा रहे हैं पब्लिक वेलनेस के लिए। एंड आई सैल्यूट रिपोर्टर्स एंड जर्नलिस्ट लाइक यू। आप लोगों की वजह से काफी अवेयरनेस फैलता है और हम लोग कुछ मैसेज दे पाते हैं। थैंक यू सो मच। हम लोग तो सिर्फ जरिया बन रहे हैं, इन्फॉर्मेशन और जानकारी तो आप लोगों जैसे डॉक्टर्स से ही हम लोग ले रहे हैं। और शायद पहली बार है कि इतना खुल के डॉक्टर्स ने इतनी जानकारी, इतनी इंफॉर्मेशन दी है हम जैसे लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू, कि अब शायद आम लोग भी ये समझने लगे हैं। इतनी जानकारी हेल्थ के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में, किसी बीमारी के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, वायरस के बारे में पहले कभी नहीं थी आम पॉपुलेशन को, आम आदमी को, पर अब हो गई है। बट थैंक यू सो मच आज डॉक्टर कॉल इस बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि थर्ड वेव आने वाली है, और अब अगर उससे बचना चाहते हैं तो अपनी रक्षा खुद करें। एक दूसरा, आप कह रहे हैं कि बच्चों को बचाएं, और तीसरा आपने गवर्नमेंट के लिए भी कुछ स्टेप्स बताए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अगर हमारे अधिकारी, नेता, मंत्री देख रहे हैं तो जरूर नोट करेंगे आपके सारे इनपुट्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर कॉल हमसे बात करने। थैंक यू सो मच मानक जी, एंड वी ऑल प्रे फॉर हेल्थ ऑफ द एंटायर वर्ल्ड एंड इंडिया। सब लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, हम लोग सबकी वही कामना है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू, सेम टू यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।